हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट दो वीडियो में हम 63 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जो मिलियन माइंड्स का जो डी एस एस बी टी जी टी इंग्लिश लिटरेचर का जो उनका प्रैक्टिस सेट है, उससे हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं पहले सेट के। और आज का हमारा तीसरा वीडियो है हमारे प्रैक्टिस सेट 1 पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टर हु हैज स्पोकन, यानी उस करैक्टर का नाम हमें बताना है जिसने लाइन बोली है। कीप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, गुड सीनियर यू शेल मोर कमांड विद यस देन विद योर वीपन्स। तो ये बात किसने बोली है? रोड्रिगो ने बोली है, या फिर ब्रेविंसियो ने बोली है, द ड्यूक ने बोली है, या फिर कैसियो ने बोली है? तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, कह रहा है कि कीप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, गुड सीनियर यू सेल मोर कमांड विद यर्स देन विद योर वीपन्स। तो यहाँ पर अगर हम 64 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 64 में ये बात कौन बोलता है? ये ब्रेवेंसियो बोलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर टोटल्स मिसलेनरी अपियर्स, यानी जो टोटल मिसलेनरी जो अपियर एक वर्क है, ठीक है, ये कब हुआ था? ये इसमें बहुत सारे वर्क हैं, ये कलेक्शन है, ठीक है। तो ये कब आया था, ये बताना है। तो ये 1557 में आया था, 1579 में आया था, या फिर 1591, या 1598। तो यहाँ पर टोटल्स मिसलेनरी की बात करें तो ये कब अपियर होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये अपियर होता है 1557 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। इन विच ईयर टोटल्स मिशनरी अपियर्स इन 1557, यानी ए वाला करेक्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन विच ईयर द सेफर्ड कैलेंडर अपियर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उम्दा क्वेश्चन हमारे हैं। कह रहा है कि किस ईयर में जो द सेफर्ड कैलेंडर है ये अपियर होता है? तो बताना है 1557 में, 1579 में, 1591 में, या फिर 1592 में। तो यहाँ पर देखिए 66 की अगर हम बात करें, तो ये 1579 में अपेयर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कब अपेयर होता है? 1579 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोइम एस्ट्रोफेल एंड स्टेला अपेयर्स इन, सॉरी, कह रहा है कि जो एक पोइम आती है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये कब अपेयर होती है? 1577 में, 1579 में, 1581 में, या फिर 1589 में? तो यहाँ पर स्ट्रोफेल एंड स्टेला की बात करें, तो ये इसके अपीयरेंस की, इसके पब्लिशिंग डेट की, तो यहाँ पर 67 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1589 में आती है, ठीक है। कब आती है? 1589 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैज बीन टेकन। यहाँ पर एक लाइन है और उसे बताना है कि वो कौन सी बुक से ली गई है। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। तो ये लाइन है, ये किस बुक से ली गई है, यहाँ पर बताना है। तो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई है, या फिर पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड से ली गई है, या फिर पैराडाइज रिगेंड बुक फर्स्ट से ली गई है, या फिर पैराडाइज रिगेंड बुक सेकंड से ली गई है। क्या कह रहा है कि दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माई टेक्सटोर्ड फ्रॉम मी। तो यहाँ पर देखिए 68 नंबर की बात करें, तो ये देखिए पैराडाइज जो बुक फर्स्ट है उसकी ये लाइन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फाइन सटायरिकल वर्क है पेशन। जो जो गुलिवर्स की जो ट्रेवल्स है एक फाइन सटायरिकल वर्क है, ये कब आता है? 1720 में आता है, या फिर 1722 में आता है, 1726 में आता है, या 1730 में आता है? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 69 नंबर में, तो ये 1726 में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। 26 में, यानी 1726 में आता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्क विच इज नॉट प्रोज वर्क। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा प्रोज वर्क नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, या फिर एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, आइडेंटिफाई द वर्क विच इज नॉट अ प्रोज वर्क। तो यहाँ पर देखिए ड्रामेटिक पोएसी यानी ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, ये भी हमारा प्रोज वर्क है। एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जब ऐसे लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोज वर्क है। लेकिन ऐसे ऑन जो मेन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोज वर्क नहीं है, ये हमारा कैसा है, पोइटिक वर्क है। ठीक है, ये हमारा पोइटिक वर्क है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क विच पब्लिश्ड इन। कह रहा है कि जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ था, 1805, 1807, 1850, 1851। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम इसके कंप्लीट इस यानी कंप्लीशन की बात करें तो 1805 में ये कंप्लीट हुई थी, और ये 1850 में इसे पब्लिश कराया गया था। तो किसने पब्लिश कराया था, तो वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी, उन्होंने ही इसे उनके डेथ के बाद पब्लिश कराया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला 1850 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द किड्स ओड विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पर हमें ओड किड्स का उस ओड का नाम बताना है जिसमें ये लाइन दी गई है, अ रोजी सेंचुरी विल एड्रेस विद द रेड ट्रेल्स ऑफ वर्किंग ब्रेन। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि अ रोजी सेंचुरी विल address with the red ट्रेलिस ऑफ अ वर्किंग ब्रेन। तो ऑटो नाइटिंगेल का है, ऑटो साइके का है, या फिर ऑटो ऑटम का है, या फिर ऑटो ग्रीशनर का है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर 72 की बात करें तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है, अ रोजी सेंचुरी विल एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑटो ऑटम। यानी ऑटो ऑटम कब आता है, 1819 में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विच ईयर्स ई एम फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया अपीयर। यहाँ कह रहा है कि जो ई एम फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया है, ये कब अपीयर होता है, तो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो इसके पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये 1920 में आया था, या फिर 1922 में आया था, या फिर 1924, या फिर 1925। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 75 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1924। यानी ये कब आया था, 1924 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु हैज रिटन अ पोएम इंटाइटल्ड द अपारिशन। यहाँ पर हमें उस पोइट का नाम बताना है जिसने एक पोइम लिखी है, द अपारिशन। तो ये रिचर्ड क्रैसो ने लिखी है, या फिर जॉन्डन ने लिखी है, या फिर टॉमस कैर्यू ने लिखी है, या फिर अब्राहम क्वाले ने लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें, जो द अपारिशन नाम की जो पोइम है, वो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 74 नंबर में, तो ये जॉन्डन ने लिखी है। ठीक है, अपारिशन का मतलब ये जॉनटन ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉलेज द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर इज ए लॉन्ग पोइम विच कंटेंस। कह रहा है कॉलेज की जो राइम ऑफ द एसेंट मार्नर एक लॉन्ग पोइम है, ये कंटेंस करती है कितने पार्ट में, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, या फिर 8 पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 पार्ट्स इसमें हैं। द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर में कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पीरियोडिकल एसे द टॉटलर। यहाँ पर हमें बताना है कि उस करेक्ट ऑप्शन को, जो पीरियोडिकल ऐसे आता था टाटलर का, वो कौन से दिन पर आता था। ठीक है, कौन कौन से दिन पर आता था। तो यहाँ पर बताना है, ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में आता था, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, या फिर सैटरडे में आता था, संडे, ट्यूसडे, या फिर थर्सडे में आता था, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर सैटरडे में आता था। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 76 नंबर में, तो ये हमारा कब आता था, ये अगर हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा आता था TTS होता है। TTS का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। जो टाटलर है वो कब आता था, 3 दिन आता था, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आप कैसे याद कर सकते हो इसे,
TTS के नाम से याद रख सकते हो, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द इंडियन जगलर्स। इंडियन जगलर्स से कौन संबंध रखता है, तो बताना है यहाँ पर। चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, थॉमस डिक्वेंसी, चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पर 77 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, द इंडियन जगलर्स जो एक वर्क है, तो उसे एसोसिएट कौन है, विलियम हैजलिट हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, करा कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल वर्क डिस्कवरीज। यहाँ पर एक वर्क है डिस्कवरीज, कैसा है, क्रिटिकल वर्क है, तो इससे कौन संबंध रखता है, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, ड्राइडन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम 78 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें, तो डिस्कवरीज नाम का जो वर्क है वो किसका है, वो बेन जॉनसन का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। बेन जॉनसन का ही डिस्कवरीज नाम का वर्क है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन विंड हॉवर। यहाँ पर हमें एक राइटर का नाम बताना है जिसका वर्क है विंड हॉवर। तो यहाँ पर विंड हॉवर किसने लिखा हुआ है, तो टॉमस हार्डी ने लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, जीएम हॉप्किन ने लिखा हुआ है, या फिर टेड ह्यूज ने लिखा हुआ है। तो 79 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो ये जीएम हॉप्किन का यहाँ पर वर्क है। तो विंडोवर किसका वर्क है, जीएम हॉप्किन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जीएम हॉप्किन, विंडोवर, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ क्रिस्टावेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए किसने लिखा है, पीबी शैली ने, वायरन ने, कॉलेज ने, या फिर टेनिसन ने। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिस्टावेल है वो किसका वर्क है, वो कॉलेज का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है आइडेंटिफाई द पोएम इन विच टेनिसन डज नॉट स्पीक ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें टेनिसन ओल्ड एज और डेथ के बारे में नहीं बात करते हैं। यूलिसेस, या फिर टिथोनस, या फिर द लोटस ईटर्स, या फिर द बेगर मैड। तो यहाँ पर देखिए यूलिसेस, टिथोनस, द लोटस ईटर्स, द बेगर मैड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पोएम में ये बात नहीं करते हैं। तो 81 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए यूलिसस में भी बात करते हैं, तो ये होने का नहीं। टिथोनस में भी बात करते हैं, ये होने का नहीं। लोटस ईटस में भी बात करते हैं, तो ये होने का नहीं। तो यहाँ पर हमारा द बेगर मेड है, तो इसी में हम ये ओल्ड एज और डेथ की बात नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु हैज रिटन अ पोएम इंटाइटल्ड गोस्ट क्रैब। एक पोएम है गोस्ट क्रैब, ये किसने लिखी हुई है, फिलिप लॉर्कन ने लिखी है, टेड ह्यूज ने लिखी है, या फिर डब्ल्यू एच अडन ने लिखी है, या फिर डी एच लॉरेंस ने लिखी है। तो ये गोस्ट क्रैब नाम की जो पोएम है ये किसने लिखी है, तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए टेड ह्यूज ने लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। गोस्ट क्रैब किसने लिखी है, टेड ह्यूज ने लिखी है। तो डी वाला बिल्कुल, सॉरी, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ पोइम इन टाइटल द स्नेक। स्नेक नाम की जो पोइम है ये किसने लिखी हुई है, तो टेड ह्यूजेस ने, कॉलिज, या फिर डी एच लॉरेंस, या फिर थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, स्नेक नाम की जो पोइम है अगर, तो 83 में ये डी एच लॉरेंस ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, डी एच लॉरेंस ने द स्नेक नाम की पोइम लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी एच लॉरेंस हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ प्रिवेंट द डॉग फ्रॉम बार्किंग विद द जॉयसी बॉन। तो यहाँ पर एक वर्क है प्रिवेंट द डॉग फ्रॉम बार्किंग विद द जोशी बॉन। तो ये किसने लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा हुआ है, डब्ल्यू एच अडन ने लिखा हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर हम इन दो ही ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्क है प्रिवेंट डॉग फ्रॉम वार्किंग विद द जूसी बोन, तो ये डब्ल्यू एच अडन ने लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एच एडन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज लीव्स डांसिंग। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एक फ्रेज दिया गया है लीव्स डांसिंग। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, हाइपरबली है, पैथेटिक फैलेसी है, पन है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 85 में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पैथेटिक फैलेसी है। ठीक है, पैथेटिक फैलेसी यहाँ पर भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स को एक कैसे दिखाया गया है, जैसे कि एक लिविंग थिंग्स काम कर रही है। ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे एक्शन करती है वैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि लिव्स डांसिंग यानी एक नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर एक्शन कर रही है। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन अगर होता तब भी हमारा आंसर पैथेटिक फैलेसी ही होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर एक नेचर की बात की जा रही है। नेचर से संबंधित हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शन कर रहा है, तब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा पैथेटिक फैलेसी ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग रिदम। यहाँ पर बताना है कि जो स्प्रिंग रिदम जो नाम का एक वर्क है, ये किसने लिखा हुआ है? मैथ्यू अर्नोल्ड, जीएम हॉपकिंस, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो यहाँ पर 86 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जीएम हॉपकिंस ही हैं। इन्होंने ही स्प्रिंग रिदम नाम का जो वर्क है वो लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ही कर्टल सोनेट दिया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला ही होने वाला है। तो जीएम हॉप्किन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु हैज एक्सेसिवली यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग थ्रू आउट हिज पोइटिक कैरियर। यहाँ पर हमें उस पोइट का नाम बताना है जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया है अपने पूरे जीवन जो पोइटिक कैरियर है उनका जीवन का उसमें। तो टेनिसन ने यूज किया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज किया है, टीएस इलियट ने, या फिर हॉप्किंस ने। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे चारों चारों राइटर ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज किया है, लेकिन थ्रू आउट हिज पोएटिक कैरियर उसने पूरे पूरे पोएटिक कैरियर में ही ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया है बहुत ही एक्सेसिवली तरीके से। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा माई लास्ट टेस्ट, तो बहुत ही अच्छा इनका रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ राइट्स, वर्ड्सवर्थ लिखते हैं द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart, thou hast a voice whose sound was like a sea, identify the writer who for whom Wordsworth has used thy lines। तो यहाँ पर कह रहा है कि दाई सोल, यानी यहाँ पर बताना है कि जो वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी हैं तो यहाँ पर ये दाई सोल, ये दाई जो है वो किस पोइट के लिए वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है? किड्स किड्स के लिए यूज किया है, मिल्टन के लिए, शेक्सपियर के लिए, या फिर पॉप के लिए? तो यहाँ पर देखिए टू मिल्टन नाम की जो पोइम है, ठीक है, टू मिल्टन, और कौन सा है, लंदन 1802। तो ये सोनेट है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? ये मिल्टन के लिए लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बेस्ट लैंड। बेस्ट लैंड का अगर हम यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस की बात करें उसमें हमारा जो उसके सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, जो डिवाइड है वेस्ट लैंड, तो उसको हम उसका पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो हमें बताना है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड है, या फिर डेथ बाय वाटर है, अ गेम ऑफ चेस है, या फिर द फायर सरमन है, वाटर द थंडर सेड है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड हम चारों ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें हमारा पहला करेक्ट हमारा कौन सा होगा, यानी हमारा सबसे पहले कौन सा होगा, फिर सेकंड कौन सा होगा, फिर थर्ड कौन सा होगा, फिर फोर्थ कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर हम 89 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले द ब्यूरियल ऑफ डेड आता है। ठीक है, ब्यूरियल ऑफ डेड आता है तो इसमें भी है, और इसमें नहीं है तो ये कट गया। फिर उसके बाद क्या आता है? अ गेम ऑफ चेस आता है तो इसमें नहीं है, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या आता है? द ब्यूरियल ऑफ डेथ डेड आता है, अ गेम ऑफ चेस आता है, द फायर सरमन आता है, डेथ बाय वाटर आता है, वॉर द थंडर सेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ब्यूरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, ठीक है, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, वॉर द थंडर सेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, कह रहा है कि वेन लेडी
व्हेन लेडी मैकबेथ सेज अनसेक्स मी शी कॉल्स। तो यानी जब वो लेडी मैकबेथ होती है, जब वो कहती है अनसेक्स मी, मुझे अनसेक्स कर दो, तो वो किससे पुकारती है? बैड स्पिरिट स्पिरिट को, गुड स्पिरिट को, गॉड को, या फिर नन ऑफ दीज को। तो 90 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो कहती अनसेक्स मी, यानी मुझे ऐसा कर दो कि मेरे अंदर सेक्स की कोई फीलिंग ही ना रहे। तो वो बैड स्पिरिट की बात करती है, तो यहाँ पर बैड स्पिरिट को वो इन्वोक करती है, बुलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु हैज रिटन अ पोएम इंटाइटल्ड टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर बताना है कि टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस से किसने लिखा हुआ है। ये पोइम है, बहुत ही अच्छी पोइम है। बताना है किसने लिखा हुआ है। अब्राहम कॉले, एंड्रयू मार्बल, टॉमस कैरियो, रिचर्ड क्रैसियो। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 91 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए एंड्रयू मार्बल ने टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, एंड्रयू मार्बल। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। यानी इसमें लाइन दी गई है, तो बताना है कि कहाँ से ली गई है। डेट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनियस मैडनेस, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो द द वर्ड्स शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। तो ये लाइन बताना है कि ये किस वर्ग से लाइन ली गई है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है that thy brain must know such harmonious madness. From my lips would flow, the word would listen, then I am listening now. तो यहाँ पर देखिए टू आई स्काइलर की जो हमारी पोइम है, तो इसी की ये पोइम इसी से ली गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पीबी शैली का टू आई स्काइलॉर्क है। टू द स्काइलॉर्क, अगर यहाँ पर होता टू द स्काइलॉर्क, टू द स्काइलॉर्क होता, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड्सवर्थ का हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए टू अ स्काईलॉर्क है, तो ये किसका है, ये हमारा पीबी शैली का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ पॉइजन ट्री। तो यहाँ पर बताना है कि अ पॉइजन ट्री नाम का जो वर्क है वो किसने लिखा हुआ है। पीबी शैली, विलियम ब्लैक, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट सदे। तो यहाँ पर देखिए 93 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि जो पॉइजन ट्री है ये किसने लिखा हुआ है, तो ये पॉइजन ट्री विलियम ब्लेक का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला विलियम ब्लेक हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। करा कि इन विच ईयर आई ए रिचार्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अपीयर्ड। करा है कि जो आई ए रिचार्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ये कब आता है, 1924, 1928, 1929, 1932। तो यहाँ पर 94 नंबर में अगर हम इसके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अफेयर की बात करें तो ये 1929 में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचार्ड्स एडवोकेट्स। यहाँ पर देखिए कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है आई रिचार्ड्स का, वो एडवोकेट करते हैं क्या चीज़ को, बायोग्राफिकल स्टडीज ऑफ लिटरेचर, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ लिटरेचर, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ लिटरेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 95 में हम करेक्ट आंसर की बात करें, वो यहाँ पर देखिए जो साइंटिफिक स्टडीज ऑफ लिटरेचर है उसकी बात करते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पर बताना है कि अमंग स्कूल चिल्ड्रन नाम का जो वर्क है ये किसने लिखा हुआ है। डब्ल्यू बीट्स, डेविड सेसिल, या फिर डब्ल्यू एच एडन, फिलिप लार्किन। तो 96 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए अमंग स्कूल चिल्ड्रन ये डब्ल्यू बीट्स का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु हैज रिटन अ पोएम इंटाइटल्ड इडियट लेडी। यहाँ पर बताना है, सॉरी इडियट बॉय लिखा हुआ है। यहाँ पर बताना है कि जो पोएम है इडियट बॉय ये किसने लिखा हुआ है, कॉलेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, या फिर थॉमस ग्रे। तो 97 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो द इडियट बॉय किसने लिखा हुआ है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि हु हैज रिटन नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कॉवेंट्स नैरो रूम। तो यहाँ पर एक वर्क है, ये नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कॉवेंट्स नैरो रूम, ये किसका वर्क है बताना है। मैथ्यू अर्नोल्ड का है, शेक्सपियर का है, कॉलेज का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है। तो 98 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें
तो ये हमारा किसका है, ये भी हमारा वर्ड्सवर्थ का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा, नन फ्रेट नॉट एट दियर कॉवेंट्स नैरो रूम, ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सैमुअल पिपस डायरी, जो सैमुअल पिपस की जो डायरी है कंटेन्स द पीरियड फ्रॉम, ये कौन सा पीरियड कंटेन करती है, तो बताना है। 1649 टू 1658 कवर करती है, या फिर 1662 टू 1699 है, या फिर 1662 21 है, या फिर 1662 टू 1673 है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये 1662 1669 कवर करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। कौन सा, 1660 से 1669 तक कवर करती है। तो बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द वर्क इन विच शेक्सपियर हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टार क्रॉस लवर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द वर्क इन विच शेक्सपियर हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टार क्रॉस लवर। स्टार क्रॉस लवर ये कौन से वर्क में शेक्सपियर ने डेवलप किया है कंसेप्ट को, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, या फिर एज यू लाइक इट। तो यहाँ पर हम 100 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए, स्टार क्रॉस लवर ये रोमियो एंड जूलियट को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने जो हमारा सेट फर्स्ट था उसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इसके हमने 3 वीडियो में हमने सेट 1 को कवर कर लिया है। सेकंड, अब हमारा जो सेट होगा उसको भी हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड आपको ये पूरा सेट समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत ही इसके लाजवाब हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।